Good morning, students. Today we shall read prepositions. Prepositions means preposition, that which is placed before, जिसको किसी नाउन या नाउन फ्रेज के पहले लगाया जाए और वो किसी दूसरे शब्द से नाउन या नाउन फ्रेज का संबंध बताए, इसे बोलते हैं preposition. Prepositions तीन प्रकार के होते हैं. सिंपल preposition, सिंपल preposition जैसे in, on, for, at, etc. of, आप ढेरों इसमें नाम लिख सकते हैं. इसके अलावा होते हैं कंपाउंड प्रपोजिशंस. जैसे above, below, between, beside, etc. इनको हम बोलेंगे कंपाउंड प्रपोजिशंस. तीसरा है फ्रेज प्रपोजिशन. फ्रेज प्रपोजिशंस, यहां पे अपन प्रपोजिशंस कर लेते हैं. प्रपोजिशंस जैसे इन ऑर्डर टू, in relation to, because of, along with, etc., etc., etc. आदि आदि, ये सब है फ्रेज प्रपोजिशन. ठीक है. सिंपल प्रपोजिशन आपको समझ में आ गए किस तरह के हैं. कंपाउंड प्रपोजिशन अबव, बिलो, बिटवीन, बिसाइड, ये सब कंपाउंड प्रपोजिशन और दीज आर द फ्रेज प्रपोजिशन. अब हम देखेंगे हाउ टू यूज सर्टेन प्रपोजिशंस. सर्टेन प्रपोजिशंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है. आपके पेपर में फिलअप्स के रूप में पूछा जाता है क्वेश्चन की सेंटेंस लिखा रहेगा, आप फिल कीजिए वहां पे करेक्ट प्रपोजिशन, है ना. तो वो किस तरह से आप पहचानेंगे, कैसे किस तरह से फिल करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ. जैसे हम देखेंगे पहला ऑन, अपॉन. ठीक है. ऑन का यूज कहाँ करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे. ऑन के लिए थिंग्स एट रेस्ट, कोई चीज कहीं पर है, विश्राम की अवस्था में, आप यूज करेंगे ऑन. जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है. उसी तरह से अपॉन का यूज आप कहां करेंगे, थिंग्स इन मोशन, कोई चीज गतिशील है और किसी चीज पर आती है, गतिशील होके. जैसे द कैट jumped upon the table, upon the table. फर्क समझ में आ रहा है. बुक टेबल के ऊपर रखी है, थिंग्स एट रेस्ट, आपने ऑन यूज किया. अपॉन आपने किसके लिए यूज किया, थिंग्स इन मोशन. जैसे बिल्ली कूदकर टेबल पर आई. ठीक. इसके बाद देखिए दूसरा पेयर ऑफ प्रपोजिशन.
आप लोग नंबरिंग करते जाइए, मेरी नंबरिंग गड़बड़ाएगी तो बता दीजिएगा कि मैडम आपने नंबर मिस कर दिया। ओके, सेकंड है इन, इनटू। मैं आपका ब्लैक बोर्ड साफ कर रही हूं, तब तक सोचिए इन इनटू का इस्तेमाल हम कहां करेंगे। इन पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है, और इनटू किसी में मोशन, गति बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन पोजीशन, स्थिति, ये इंडिकेट करता है पोजीशन को, स्थिति को। जैसे शी इज इन द गार्डन, जिसे आप मे कहते हैं, मे, है ना। अब इनटू मोशन, मे में जब गति होती है तो आप इनटू इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही डाइव्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया, डाइव्ड इनटू द रिवर। तो यहां पे मोशन बता रहा है, यहां स्थिति बता रहा है कि वो गार्डन में है। इनका इस्तेमाल पोजीशन के लिए, इनटू का इस्तेमाल गति के लिए। आ रहा है समझ में। इसके बाद तीसरा है इन विद इन। अब इन का एक और इस्तेमाल आप देखेंगे, हम यहां पे इन का इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम के पर्सपेक्टिव में, टाइम के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, इन जो है ये बताता है, इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। समय की किसी अवधि के अंत में अगर कोई काम होना है, यूजुअली इन फ्यूचर, भविष्य में, तो ये इंडिकेट करता है इस चीज को, इन। विद इन, बिफोर द एंड ऑफ the period of time, before the end of the period of time, usually in future, भविष्य में, लास्ट जो पीरियड ऑफ टाइम है, जो समय की अवधि दी गई है, उसके समाप्ति के समय अगर इंडिकेशन है तो आप इन यूज करेंगे, उसके समाप्ति के पहले का इंडिकेशन है तो आप विद इन यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आई शैल रिटर्न इन अ मंथ। ठीक है, इसको हम अगर इस तरह से बोले, आई शैल रिटर्न विद इन अ मंथ। दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंस देखिए। आई शैल रिटर्न इन ए मंथ यानी महीना खत्म होने के समय मैं वापस आऊंगा। ठीक है, आई शैल रिटर्न विद इन ए मंथ मतलब है एंड, जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके एंडिंग के पहले मैं आ जाऊंगा। ये डिफरेंस है इन और विद इन का। ओके, नाउ द नेक्स्ट preposition is after.
आफ्टर, बाद में। आपने सुना है इसको? आफ्टर, आफ्टर इंडिकेट करता है it indicates the end of the period of time the end of the period of time usually in the past। ध्यान रखना है आपको, इन जो है वो फ्यूचर के समय की अवधि खत्म होने को इंडिकेट कर रहा है। आफ्टर जो है ये समय की अवधि खत्म होने को इंडिकेट कर रहा है, यूजुअली इन द पास्ट। जैसे ही डिड इट आफ्टर अ वीक, उसने ये काम एक सप्ताह के बाद किया। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा हम ले रहे हैं कंपाउंड प्रपोजिशन विच इज बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन डील्स विथ टू पर्सन्स, अमंग डील्स विथ मोर देन टू पर्सन्स। ठीक है, बिटवीन दो के बीच में जब बात होगी, दो व्यक्तियों के बीच में, आप बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। दो से ज्यादा हम ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अमंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड बिटवीन the two brothers। ठीक है, between deals with two persons। among it deals with a group of people or more than two persons। ठीक है, जैसे the parties quarrel among themselves। The parties quarrel among themselves। आपने देखा यहां दो से ज्यादा है इन्वॉल्व है तो आप यहां यूज करेंगे among। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है with and by।
preposition by and with। आप सबने पैसिव वॉइस पढ़ा है। पैसिव वॉइस में जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है, उसको इंडिकेट करने के लिए बाय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाय इट इंडिकेट्स द डूअर ऑफ द एक्शन। काम किसके द्वारा किया गया ये बताने के लिए इन पैसिव वॉइस इसका इस्तेमाल पैसिव वॉइस में किया जाएगा। विथ का इस्तेमाल हम करेंगे with it indicates the instrument with which an action is done। कार्य किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया गया है इसको इंडिकेट करने के लिए हम विथ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे she sang a beautiful song। A beautiful song was sung by her। आपने देखा कि सेंटेंस को आपने पैसिव बनाया और पैसिव बनाने के लिए डूअर ऑफ द एक्शन को इंडिकेट करने के लिए आपने क्या यूज किया, यहां पर बाय यूज किया। इसी तरह से विथ, देखिए विथ का इस्तेमाल होगा, मैंने आपको बताया इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने के लिए। ठीक है, किससे काम किया गया है ना। जैसे द किंग किल्ड द एनिमी विथ हिज स्वॉर्ड। राजा ने अपने शत्रु को, एनिमी को मारा, किससे, विथ हिज स्वॉर्ड। तो ये जो किलिंग का एक्शन हुआ है, ये किलिंग का एक्शन किससे हुआ है, स्वॉर्ड से हुआ है ना। तो इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेट करने के लिए आप यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, विथ यूज कर रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन नंबर 7। मैं ऊपर ही लेती हूं सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली। हम लेंगे सिंस, फॉर और फ्रॉम।
7 since, for and from। ये तीनों ही prepositions टाइम में, अगर हम टाइम के पर्सपेक्टिव में इसको देखें कैसे यूज करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। जैसे आपको ये चीज मालूम होगी कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे she has been studying since morning, ठीक है। अब यहां पे since बता रहा है आपको point of time। since का यूज, since is used to indicate the point of time, ठीक है। point of time को indicate करता है since। उसी तरह से इसी एग्जाम्पल को अगर अपन थोड़े दूसरे तरीके से लें, she has been studying for 4 hours, ठीक है। जैसे वह 4 घंटे से पढ़ाई कर रही है। यहां पे फॉर आपने लगाया हुआ है, ये फॉर लग रहा है। फॉर इज यूज्ड टू इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर इज यूज्ड टू इंडिकेट the period of time। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? हम फॉर का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। इसके अलावा इन दोनों में फर्क, सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय बताने के लिए, फॉर का इस्तेमाल समय की अवधि या पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। फ्रॉम का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? फ्रॉम का इस्तेमाल हम करेंगे टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। फ्रॉम is used to indicate the beginning of the period of time। समय की अवधि शुरू होने के पूर्व आप from लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे our exams will start from 24th of March। इसके बाद जो हमको प्रपोजिशन लेना है दैट इज टिल एंड बाय। सोचिए टिल और बाय को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट प्रपोजिशन का यूज देखने वाले हैं दैट इज टिल एंड बाय। टिल तक सुना होगा आपने। बाय को भी हम टाइम के परिप्रेक्ष्य में यूज करते हैं तक, ठीक है। टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं टिल और बाय को, ठीक है। ओके
मीन्स अप टू। जैसे एग्जाम्पल, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक वो काम करता है। आपने टिल का यूज किया तक के लिए। बाय जो होता है, बाय का मतलब भी तक ही है, इसमें इसको हम लेटेस्ट बाय बोलेंगे, एज लेट एज बाय, या तो इसको लेटेस्ट बाय बोलिए या एज लेट एज, है ना। जैसे I shall finish my work by 9 o'clock, मैं 9 बजे तक अपना काम खत्म कर लूंगा, by 9 o'clock। ठीक है। हमारा अगला प्रपोजिशन है at और in। ये हम यूज कर रहे हैं प्लेस के लिए, समय के लिए, स्थान के लिए। एट का इस्तेमाल होता है टू इंडिकेट एड्रेस, विलेज, टाउन, छोटी जगह, ठीक है, एटसेट्रा। इनका इस्तेमाल होता है टू इंडिकेट सिटी, कंट्री, बड़ी जगहों के लिए, ठीक है, एटसेट्रा। जैसे आप एड्रेस बता रहे हैं, I live at Civil Lines in Kanker। या इसको और दूसरे तरीके से, I live at Kanker in छत्तीसगढ़। समझ में आ रहा है? छोटी जगह के लिए एट, बड़ी जगह के लिए इन। आप कांकेर के सिविल लाइंस में रहते हैं तो लिव एट, आई लिव एट सिविल लाइंस इन कांकेर। अब आप कांकेर से बड़ा छत्तीसगढ़ ले रहे हैं, है ना, तो आई लिव एट कांकेर इन छत्तीसगढ़। और अगर छत्तीसगढ़ वाला बोलना चाहे तो आई लिव एट छत्तीसगढ़ इन इंडिया। आ रहा है समझ में कैसे एट और इन का इस्तेमाल करेंगे? Now the last preposition we are going to take is beside and besides। Beside and besides। Besides, beside का मतलब होता है किनारे, at the side of, at the side of, ठीक है। और besides का मतलब होता है इसके अलावा, in addition to। बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, ठीक है। जैसे बिसाइड देयर इज अ प्लेग्राउंड बिसाइड आवर स्कूल। क्या मतलब हुआ? हमारे स्कूल के पास एक प्लेग्राउंड है बिसाइड, ठीक है। बिसाइड्स माने इसके अतिरिक्त।
जैसे besides reading, I like cooking. मतलब क्या हुआ? पढ़ने के अलावा, पढ़ने के अतिरिक्त मुझे खाना बनाने का भी शौक है, मुझे खाना बनाना पसंद है। तो ये आपने देखा our last preposition beside and besides. beside का मतलब at the side of, किनारे। जैसे there is a playground beside our school, हमारे स्कूल के बाजू में एक प्लेग्राउंड है। और इस besides का मतलब होता है in addition to, इसके अलावा। जैसे besides reading I like cooking, पढ़ने के अलावा मुझे खाना बनाने का शौक है। You must have understood preposition, I think. See you in the next class. Thank you.